दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध की घोषणा हो चुकी है। सोवियत संघ के सैनिकों का एक कारवां हड्डियां कपकपा देने वाली ठंड में आगे बढ़ रहा है। रूस की सेना यूरोप के एक छोटे से देश फिनलैंड में कदम रख चुकी है। दोस्तों, ये जनवरी का महीना है और तापमान 0 से भी नीचे चल रहा है। देखिए, सैनिक अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं कि तभी एक सैनिक जमीन पर गिर जाता है और देखते ही देखते कई सैनिक जमीन पर गिरने लगते हैं। इन सब के बीच में गोली पहले पहुंच रही थी और आवाज कुछ देर बाद सुनाई दे रही थी। गोलियां एक के बाद एक आती रही और सिपाही एक के बाद एक गिरते चले गए। देखिए, इनको यहाँ पर बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि गोलियां आ कहां से रही हैं। तभी इनका एक कमांडर पेड़ के पीछे छुप जाता है और अपनी टुकड़ी से कहता है, छुप जाओ, ये व्हाइट डेथ है। दोस्तों, आज की कहानी है दुनिया के सबसे जानलेवा स्नाइपर की। यूरोप के एक छोटे से देश फिनलैंड का यह स्नाइपर इतना खतरनाक था कि द्वितीय विश्व युद्ध में 100 दिनों में इसने लगभग आधी बटालियन को अपना निशाना बना लिया था। दोस्तों, ये कहानी है सीमो हाइफा या व्हाइट डेथ की। सबसे पहले जानते हैं कि सीमो हाइफा कौन था। देखिए, 17 दिसंबर 1905 को फिनलैंड के एक छोटे से राज्य में इनका जन्म होता है। 17 की उम्र में सीमो हाइफा फौज ज्वाइन करता है और 1939 मतलब 1939 आते आते सीमो हाइफा एक काबिल स्नाइपर बन जाता है। देखिए, साल 1939 ये वही समय था जब रूस की सेना ने फिनलैंड पर आक्रमण कर दिया था। सीमो हाइफा ने इस युद्ध में भाग लिया था। ये पूरा युद्ध 109 दिनों तक चला, जिसमें सीमो हाइफा लगभग 98 दिन तक बैटलफील्ड पर डटा रहा और इन्हीं 98 दिनों में सीमो हाइफा का खौफ सोवियत संघ की सेना पर इस कदर हो गया था कि सोवियत संघ के सैनिकों ने उसे व्हाइट डेथ बुलाना शुरू कर दिया था। देखिए, युद्ध के दौरान सीमो हाइफा ने बहुत सारे सोवियत सैनिकों को अपनी गोली का शिकार बनाया और एक दिन में लगभग 25 सोवियत सैनिकों को उन्होंने अपना शिकार बना डाला था। और सीमो हाइफा के इस कारनामे से सोवियत संघ की फौज में इस कदर दहशत फैल चुकी थी कि उनको ढूंढने के लिए सोवियत फौज ने उनकी पोजीशन पर मोर्टार से शेलिंग कर दी थी। लेकिन इन सब के बावजूद भी सीमो हाइफा को कोई खास नुकसान नहीं हुआ था। देखिए, सीमो हाइफा बर्फ में लेटे लेटे कई दिनों तक अपनी पोजीशन बदलते भी नहीं थे और उनका नाम व्हाइट डेथ इसलिए पड़ा क्योंकि बर्फ की सफेद चादर में उसे ढूंढना नामुमकिन था। इसके साथ ही सफेद कपड़े पहनने के अलावा सीमो हाइफा ने अपनी राइफल को भी व्हाइट पेंट कर दिया था। देखिए, सीमो हाइफा अपनी राइफल में कभी भी स्कोप का प्रयोग ही नहीं करते थे। स्कोप एक डिवाइस होती है जिसकी मदद से निशाना बड़ा और साफ दिखाई देता है, परंतु सीमो हाइफा इस स्कोप का प्रयोग कभी नहीं करते थे क्योंकि स्कोप के लेंस पर रोशनी की चमक पड़ने से दुश्मन को उनकी पोजीशन का पता लग सकता था। इसके साथ ही स्कोप में बार बार धुंध जमा हो जाती थी, जिसके लिए उसे बार बार साफ करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती थी। देखिए, ठंड के मौसम में सीमो हाइफा बहुत दिनों तक अपनी पोजीशन पर बने रहते थे। इसके लिए वे एक के अंदर एक तह किए हुए कपड़े पहना करते थे और कपड़ों की बहुत सारी तहें उन्हें ठंड से बचा लेती थी। इसके साथ ही अपनी जेब में वे कुछ ब्रेड और चीनी के टुकड़े रखते थे जिससे बीच बीच में ठंड में गर्माहट मिलती रहे। दोस्तों, सीमो हाइफा का एक नियम था और इस नियम का पालन वो रोज किया करता था। सुबह होने से पहले ही वो अपनी एक फिक्स पोजीशन ढूंढ लेता था और इसके बाद दिन भर उसी पोजीशन में बिना हिले बिना डुले डटे रहता था। दोस्तों, सीमो हाइफा का अनुशासन इतना तगड़ा था कि वो लड़ाई के दौरान अपने मुंह में बर्फ डाल लिया करते थे जिससे मुंह से भाप न निकल पाए, क्योंकि मुंह से निकलने वाली भाप से उसकी पोजीशन का पता लग सकता था। इसके साथ ही सीमो हाइफा अपने आगे रखी हुई बर्फ पर भी पानी डाल दिया करते थे जिससे बंदूक से लगने वाले झटके से बर्फ उड़ ना पाए। देखिए, आपने देखा होगा कि अधिकतर स्नाइपर्स ऊंची जगह या पेड़ों पर चढ़कर बैठते हैं और वहां से अपना निशाना लगाते हैं, लेकिन सीमो हाइफा कभी भी ऊंचे पेड़ों पर नहीं बैठते थे। इस बारे में जब उनसे पूछा जाता है तो वे साफ कहते हैं, पेड़ों से न सिर्फ सटीक निशाना लगाना कठिन है बल्कि पकड़े जाने पर भागने का भी कोई मौका नहीं बचता है। दोस्तों, 96 दिन तक चली लड़ाई में
सीमो हाइफा ने औसतन हर रोज 5 रूसी सैनिकों को अपनी स्नाइपर से मारा था। देखिए, सीमो हाइफा के खुद के संस्मरणों के हिसाब से उन्होंने लगभग 500 से ज्यादा लोगों को अपनी स्नाइपर से निशाना बनाया था। देखिए, सीमो हाइफा के संस्मरण 2017 से पहले तक छिपाकर रखे गए थे, लेकिन 2017 में इन्हें आम जनता के लिए रिलीज कर दिया गया। देखिए, लड़ाई खत्म होने के बाद सीमो हाइफा को फिनलैंड के अंदर हीरो का दर्जा मिला, क्योंकि उनके योगदान के कारण इतनी बड़ी सोवियत संघ की फौज फिनलैंड को नहीं कब्जा पाई थी और 103 दिनों तक चली लड़ाई में सोवियत संघ ने फिनलैंड के मात्र 9% हिस्से पर ही कब्जा किया था। देखिए, इस पूरी लड़ाई में सोवियत संघ को इतना नुकसान हुआ कि अंत में उन्हें संधि करनी पड़ी। इसके साथ ही सोवियत संघ के उस समय के राष्ट्रपति जोसेफ स्टालिन की भी पूरी दुनिया में अलग से किरकिरी हुई। दोस्तों, 6 मार्च 1940 को युद्ध बंदी की घोषणा होने में केवल 1 हफ्ता शेष रह गया था और ठीक इसी समय जब सीमो हाइफा एक लड़ाई में व्यस्त थे, इस दौरान एक गोली आकर सीधा उनके चेहरे पे लगी और उनका जबड़ा फाड़ते हुए निकल गई। देखिए, इसके बाद सीमो हाइफा वहीं गिर पड़े और उन्हें मरा हुआ जानकर उनकी बॉडी को भी बाकी मृत सैनिकों के साथ रख दिया गया। देखिए, इसके बाद एक सैनिक ने उनके पैर को देखा जो हिल रहा था। इसके बाद उनको इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। सीमो हाइफा का आधा चेहरा खराब हो चुका था और इसको रिस्टोर करने के लिए लगभग 26 सर्जरी की गई। दोस्तों, यहाँ पर एक दिलचस्प किस्सा ये भी है कि जब उनकी मौत की खबर सोवियत संघ तक पहुंची तो वहां जश्न का माहौल हो गया। अखबारों ने भी सीमो हाइफा की मौत की खबर को छाप दिया था। इसलिए होश में आने के बाद सीमो हाइफा ने अखबारों को लेटर लिखा और कहा अपनी गलती सुधार ले, मैं अभी जिंदा हूँ। देखिए, उन्हें पूरी तरह ठीक होने में लगभग 14 महीने का टाइम लग गया और ठीक होने के बाद सीमो हाइफा दोबारा से फौज ज्वाइन करने की सोचने लगे, लेकिन उनकी सेहत को देखते हुए उन्हें दोबारा लड़ने की इजाजत मिल नहीं पाई। देखिए, इसके बाद सीमो हाइफा ने अपनी पूरी जिंदगी एक फार्म में रहकर गुजारी। फिनलैंड के लोग सीमो हाइफा को एक हीरो मानते थे, लेकिन सीमो हाइफा ने अपनी कभी भी तारीफ नहीं की। एक लो प्रोफाइल जिंदगी जीने के बाद साल 2002 में 96 वर्ष की उम्र में उनकी मौत हो गई। दोस्तों, आज की कहानी थी एक ऐसे जाबाज सिपाही की जिसने अपने बलबूते पर फिनलैंड को सोवियत संघ के हाथों कब्जाए जाने से रोक लिया था। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसे ही वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।